हेलो स्टूडेंट, आज बहुत टाइम बाद आपके सामने आया हूँ, मौका मिला है। आज एक छोटे से टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। एनसीईआरटी का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन। कुछ बातें आपसे करनी है, थोड़ी देर बात करेंगे। आओ पहले डील करते हैं छोटा सा टॉपिक प्यूरिफिकेशन। लेकिन ये टॉपिक जब आप पढ़ें तो अगेन आपके पास ये बुकलेट होनी चाहिए, सरफेस केमिस्ट्री वाली, जिसमें आपने पॉलीमर पढ़ा था। इस बुकलेट के पेज नंबर 17 पर ये चैप्टर है प्यूरिफिकेशन। तो जब भी आप पढ़िएगा ये बुकलेट आपके पास होनी चाहिए और कानों में लीड होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। अच्छा बेटा, एक मिनट रुक जाओ जरा, मुझे एक चीज याद आ रही है। जब मैंने पॉलीमर पढ़ाया था तो उसमें मैंने रबर को नहीं पढ़ाया था। मैंने आपसे बोला था कि रबर वाला कॉन्सेप्ट मैं एल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ाता हूं। फिर भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर रबर बता दीजिए, रबर बता दीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको 10 मिनट के लिए रोक देते हैं और पहले थोड़ा सा रबर के बारे में पढ़ लेते हैं। और इसी बुकलेट में पॉलीमर के बारे में भी दिया गया है, तो आप चाहो तो जो मैं रबर के बारे में पढ़ा रहा हूं आप उसको इसी पर लिख सकते हो। आई थिंक पेज नंबर 32 खाली पड़ा होगा, 32 पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर में चालू करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रबर के बारे में, वो देख लो। जब एल्काइन पढ़ाऊंगा तो दोबारा से वहां पे पढ़ लेना। ठीक है, क्या है सुनो। ये एसिटिलीन आपको मालूम है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब एसिटिलीन को अपन ट्रीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो इस एसिटिलीन का डाइमेराइजेशन होता है। मींस इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होंगे। कैसे मर्ज होंगे? सिंपल एडिशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड कटा, प्लस माइनस, यहां पर ये प्लस है, ये क्या है माइनस, राइट। तो पाई बॉन्ड कटेगा, प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, और आपका कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विनाइल एसिटिलीन। क्यों इसका नाम है विनाइल एसिटिलीन? ये ग्रुप कौन सा है बताओ? विनाइल। और ये ग्रुप कौन सा है बताओ? एसिटिलीन। तो नाम क्या हो गया? विनाइल एसिटिलीन। ठीक, तो एसिटिलीन का डाइमेराइजेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड। हमने सिंपल इसका एडिशन करा दिया और हमें मिला विनाइल एसिटिलीन। अब इस विनाइल एसिटिलीन में हम लोग ऐड कराएंगे 1 मोल HCl। 1 मोल HCl। इस HCl का मार्गोनिक आपसे एडिशन होगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसका एडिशन हम डबल बॉन्ड के अराउंड करें या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड करें। तो सुनना मेरी बात, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ा होगा, एल्काइन में दोबारा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए डबल बॉन्ड बोले तो एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड बोले तो एल्काइन। रीजन सब मैं आपको बता चुका हूं इन रिएक्शन मैकेनिज्म। क्योंकि डबल बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस HCl का एडिशन डबल बॉन्ड के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट ए मिनट,
ये जो HCl है ये डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड नहीं होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ऐड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये उल्टा सीधा क्यों हो रहा है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं, सुनना। सिंपल, पाई बॉन्ड कटा, ट्रिपल बॉन्ड के बाद मार्कोनिक आपसे एडिशन हो गया, H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और ये देखो कंपाउंड बन गया बेटा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्रीन। बेटा बोलो क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन। तो क्वेश्चन ये था कि जब एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति, तो फिर इसका एडिशन ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड क्यों हुआ। आंसर आपके सामने है। जब ये HCl ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ऐड हुआ तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो कंजुगेटेड डाइईन है, हाईली स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसका एडिशन डबल बॉन्ड के अराउंड ना होकर ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड होता है। तो ये पॉइंट भी मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे आप लोग लिखिएगा, मुझे दिक्कत हो रही मैं यहां पे लिख रहा हूं। although alkene is more reactive for electrophilic addition reaction, but still HCl acts across triple bond due to formation of more stable conjugated diene। इसको आप यहां पे लिखिएगा सब लोग इसके नीचे। ओके, तो आज हम लोग देखा एसिटिलीन अंडरगोज डाइमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड Q+ क्लोराइड। सिंपल एडिशन करा दो, विनाइल एसिटिलीन बनेगा, इसमें 1 मोल HCl का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ फ्लो। एडिशन होना चाहिए डबल बॉन्ड के क्रॉस, लेकिन होता है ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। यही क्लोरोप्रीन जब पॉलीमराइज होता है तो हमको प्राप्त होता है नियोप्रीन विच इज ए सिंथेटिक रबर। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट एक ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इस क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज करके दिखाने जा रहा हूं। फार्मूला कोई भी याद नहीं करेगा क्लोरोप्रीन का, सिंपल दिमाग में रखेंगे। एसिटिलीन का जब डाइमराइजेशन होता है बनेगा विनाइल एसिटिलीन, HCl का एडिशन कराएंगे बनेगा क्लोरोप्रीन। सो नो यूज टू लर्न दिस स्ट्रक्चर, दिस फार्मूला। अब इसको अपन लोग कराएंगे पॉलीमराइज। कराने का तरीका पॉलीमर में भी सीख रखा है, फिर से देख लो। बाई बॉन्ड ब्रेक हुए, चारों कार्बन का एक एक वैलेंसी फ्री हो गया, इन दोनों कार्बन ने अपनी वैलेंसी को मिला लिया और इन दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई, और इन खाली वैलेंसी से ये जुड़ते चले जाएंगे। तो ये देखो CH डबल बॉन्ड C, Cl CH2 और ये पॉलीमराइज होता चला जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं नियोप्रीन सिंथेटिक रबर या आर्टिफिशियल रबर, कुछ भी बोलो, राइट। अब जो स्ट्रक्चर
क्लोरोप्रीन का है, जिसको पॉलीमराइज करके हमने सिंथेटिक रबर नियोप्रीन बनाया। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होता है आइसोप्रीन का भी। अंतर बस इतना है, क्लोरोप्रीन में जहां पे Cl होगा, आइसोप्रीन में वहां पर CH3 होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, तो अब जरा मैं आइसोप्रीन को डील करने जा रहा हूं। मैं इसको रब कर रहा हूं। ये क्लोरोप्रीन था, Cl को हटाकर CH3 लगा दो। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन। ओके, अब आइसोप्रीन से दो बातें हैं। एक है सिस आइसोप्रीन और दूसरा है ट्रांस आइसोप्रीन। फार्मूला दोनों का सेम है। सिस आइसोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव नेचुरल रबर, and trans isoprene on polymerization give artificial rubber, गट्टा पर्चा, कैसे बनाओगे इन पॉलीमर को? तरीका बिल्कुल वही है जो क्लोरोप्रीन वाला था, बिल्कुल वही तरीका यहां पर भी अडॉप्ट करेंगे। दैट इज सिंपल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों अपने हाथों को मिला लेंगे, इन दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिससे ये पॉलीमराइज करता चला जाएगा। अब क्या देखना, जस्ट ए मिनट, मैं इसका पॉलीमेरिक फॉर्म थोड़ी देर के लिए वहां पे बना दे रहा हूं। थोड़ी देर समझना मेरी बात। इसका पॉलीमेरिक फॉर्म थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं। से CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 का होल N। ठीक, अब देखना बेटा, यही पॉलीमर नेचुरल रबर है और यही पॉलीमर आर्टिफिशियल रबर है। डिफरेंस बस इतना है कि जब इस डबल बॉन्ड के अराउंड कन्फिग्रेशन सिस होगा तो उसे नेचुरल रबर कहेंगे, जब इस डबल बॉन्ड के अराउंड कन्फिग्रेशन ट्रांस होगा तो उसे गट्टा पर्चा कहेंगे। सिस का मतलब है जिन कार्बन पे वैलेंसी फ्री है सेम साइड पर, सिस सिस बोले तो नेचुरल रबर। जिन कार्बन पे वैलेंसी फ्री है अपोजिट साइड पर, ट्रांस ट्रांस बोले तो आर्टिफिशियल रबर। जैसे मैं यहां पे अगर बनाकर दिखाऊं, देखा बेटा, एक कार्बन ये रहा एक कार्बन जिस पर हाथ खाली है, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये रहा चौथा कार्बन जिस पर ये वैलेंसी फ्री है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नेचुरल रबर। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? दोनों फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पे थी वो सेम साइड पर हो गए, तो ये सिस स्ट्रक्चर बन गया, एंड दिस सिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेचुरल रबर। अब अपन ऐसे करें, ये कार्बन ये रहा जिस पर वैलेंसी फ्री है, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तीसरे पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये रहा चौथा वाला जिस पर वैलेंसी क्या है, फ्री है। आप देख सकते हैं फ्री वैलेंसी वाले एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ट्रांस कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस प्रकार से होल एंड दिस इज गट्टा पर्चा। आप चाहो तो इसको और खोलकर और दिखा सकते हो।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं और इसको दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप चाहो तो इसको और एलेबोरेट करके दिखा सकते हो और उसको भी और एलेबोरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बोलना चाहूंगा, एसिटिलीन को जब अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में लिया तो वो डाइमराइज हुआ, बना विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन में 1 मोल HCl को ऐड किया। एडिशन होना चाहिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस, लेकिन होता है ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन। बने हुए इस कंजुगेटेड प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्लोरोप्रीन, विच इज द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन में Cl को हटा के अगर हम CH3 लगा दें तो इसे हम कहते हैं आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन 2 रूपों में है, सिस और ट्रांस। सिस का पॉलीमर किया तो नेचुरल रबर और ट्रांस का पॉलीमर किया तो आर्टिफिशियल रबर। हमने सबसे पहले आपको आइसोप्रीन का पॉलीमर बनाकर दिखाया। अब ये पॉलीमर के दोनों फ्री हैंड जो है सेम साइड पर है, तो सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर बनेगा नेचुरल रबर। और अगर दोनों फ्री हैंड अपोजिट साइड पर है तो ट्रांस आइसोप्रीन का पॉलीमर बनेगा गट्टा पार्चा। हम इसको और एलोबरेट करके दिखा रहे हैं। इसको रब नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी को देख के आपको समझ में आएगा। देखना बेटा, सिस की बात करें, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, चौथा कार्बन। अब इसके दूसरी यूनिट जुड़ेगी इसी से, ये देखिए दूसरी यूनिट जोड़ दी। दूसरी यूनिट का ये पहला कार्बन होगा, दूसरी यूनिट का ये दूसरा कार्बन, दूसरी यूनिट का ये तीसरा कार्बन जिस पर मिथाइल ग्रुप, दूसरी यूनिट का ये चौथा कार्बन जिस पर वैलेंसी फ्री होगी। अब दूसरी यूनिट से तीसरी यूनिट जुड़ेगी, तीसरी यूनिट का ये पहला कार्बन, तीसरी यूनिट का ये दूसरा कार्बन, तीसरी यूनिट का ये तीसरा कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तीसरी यूनिट का ये चौथा कार्बन एंड सो ऑन, तो जुड़ते चले जाएंगे। यही है आपका नेचुरल रबर, यही है आपका नेचुरल रबर। इससे पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था, ये मैंने इलेबोरेट करके दिखा दिया। और ध्यान से अगर देखें तो 1 2 3 4 और ये सब्स्टिट्यूएंट, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज नेचुरल रबर। आपको बनाना है आर्टिफिशियल रबर, गट्टा पार्चा का एलिबोरेट करके बनाना है, आप उसका भी बना सकते हो। इधर देखो, ये देखो, जैसे ये रहा पहला कार्बन पहली यूनिट का, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन जिस पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा, और ये चौथा कार्बन। ट्रांसफॉर्म में हो गया। अब इस फ्री हैंड से दूसरी यूनिट का पहला कार्बन जुड़ गया, दूसरा कार्बन दूसरी यूनिट का, तीसरा कार्बन दूसरी यूनिट का जिस पर मिथाइल ग्रुप लगा होगा, और ये चौथा कार्बन दूसरी यूनिट का। दूसरी यूनिट से अब तीसरी यूनिट जुड़ेगी, तो तीसरी यूनिट का ये रहा पहला कार्बन, तीसरी यूनिट का ये रहा दूसरा कार्बन, तीसरी यूनिट का ये रहा तीसरा कार्बन, तीसरी यूनिट का ये रहा चौथा कार्बन एंड सो ऑन, ये जुड़ते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हर डबल बॉन्ड के अराउंड कन्फिगरेशन ट्रांस है, कन्फिगरेशन ट्रांस है, कन्फिगरेशन ट्रांस है। सो दिस इज आर्टिफिशियल रबर, गट्टा पार्चा। एंड रिपीटिंग यूनिट अगर ध्यान से देखें हम लोग तो 1 2 3 4 और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट एंड दिस इज गट्टा पार्चा। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं। राइट बेटा, तो ये हमने इलेबोरेट करके देखा
नेचुरल रबर को जो सिस आइसोप्रीन से बना और आर्टिफिशियल रबर गट्टा पार्चा को जो ट्रांस आइसोप्रीन से बना। एक क्वेश्चन था जो आईआईटी एडवांस 2016 में पूछा गया, तो उस क्वेश्चन को कराने के लिए एक सवाल है, ये मैं हटा दे रहा हूं। आईआईटी में एक सवाल पूछा गया कि अगर नेचुरल रबर का हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवा दें तो बनने वाला पॉलीमर क्या होगा। ये क्वेश्चन था। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखवाना चाहूंगा, फिर आपको करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या था, इसको रब नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन है ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस। पहला ऑप्शन था पॉली प्रोपाइलीन कोपॉलीमर। दूसरा ऑप्शन था पॉली ब्यूटाइलीन कोपॉलीमर। तीसरा ऑप्शन था वल्कुनाइज्ड रबर। जगह नहीं है, चौथा ऑप्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं। चौथा ऑप्शन था एथिलीन प्रोपाइलीन कोपॉलीमर। ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में। ठीक, अब सुनना। क्वेश्चन था कि नेचुरल रबर का हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा दें। हाइड्रोजनेशन मींस हाइड्रोजन का एडिशन। सुनना, जब आप इसमें कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये सारे पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएंगे। एक एच यहां, 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 एक एच यहां। मतलब नेचुरल रबर का जब आपने हाइड्रोजनेशन कराया तो बनने वाला जो पॉलीमर है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, आप सुन रहे। जरा इसमें रिपीटिंग यूनिट को ध्यान से देखो, रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छा सवाल है। जरा रिपीटिंग यूनिट को देखो। इस रिपीटिंग यूनिट में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये वाला 5। अब सुना जाए, अगर ये प्रोपिलीन का पॉलीमर होता तो प्रोपिलीन का मतलब 3 कार्बन, तो हर रिपीटिंग यूनिट में कितने कार्बन होंगे? 3, जबकि हर रिपीटिंग यूनिट में कितने कार्बन है? 5। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगर ये ब्यूटिलीन का पॉलीमर होता तो ब्यूटिलीन में कितने कार्बन होते हैं? 4। तो हर रिपीटिंग यूनिट में कितने कार्बन होने चाहिए? 4, जबकि है कितने? 5। तो ये वाला भी क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। वल्कुनाइज्ड रबर, वल्कुनाइजेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। जब नेचुरल रबर में सल्फर को डाल देते हैं तो बन जाता है वल्कुनाइज्ड रबर। यहां तो आपने नेचुरल रबर की ऐसी तैसी कर डाली है, ये तो रबर रह ही नहीं गया है, इसलिए सी वाला तो हो ही नहीं सकता। सो द राइट आंसर इज व्हाट? डी। आपको चेक करना है, आप खुद देखो। एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर, यस हो सकता है, हो सकता है। ये एथिलीन हो गया 2 कार्बन से और ये 3 कार्बन से प्रोपिलीन हो गया। तो एथिलीन प्रोपिलीन अल्टरनेट फैशन में अरेंज होते चले जाएंगे और ये आपको मिल जाएगा। सो द राइट आंसर इज डी, एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
ये मैं घर पर वीडियो बना रहा हूं, इसलिए लीड लगाकर जरूर इसको सुनिएगा और बुकलेट सामने होनी चाहिए। सुना बेटा, तो आज बच्चों के कारण मुझे ये जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज ये मैं आपको पढ़ाता एल्काइन में। फिर भी देख लो, एसिटिलीन डाइमराइजेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड, हमें मिला विनाइल एसिटिलीन, 1 मोल HCl को ऐड किया, होना चाहिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस, लेकिन हुआ ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन। बने हुए इस प्रोडक्ट को हमने नाम दिया क्लोरोप्रीन, जिसका पॉलीमर होता है सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, बीच के दोनों कार्बन अपने हाथ को मिला लेंगे और किनारे वाले कार्बन के द्वारा ये जुड़ते चले जाएंगे। क्लोरोप्रीन के Cl को हटा के CH3 लगा दें तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन दो प्रकार का, सिस आइसोप्रीन जिससे बनेगा नेचुरल रबर, ट्रांस आइसोप्रीन जिससे बनेगा आर्टिफिशियल रबर गट्टा पार्चा। अब एक बात, लास्ट बात है, सुनो, ये जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर ये बहुत ही कमजोर होता है, वीक, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसको थोड़ा मजबूती देने के लिए हम लोग क्या करते हैं यार, इसमें ऐड कर देते हैं 5% सल्फर। सल्फर को ऐड करने पर जो मिलता है उसे हम कहते हैं वल्कुनाइज्ड रबर, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं वल्कुनाइजेशन। कभी कभी वल्कुनाइजेशन के दौरान क्या होता है, सल्फर का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इफ percentage of sulfur approaches around 20%, then it is called ebonite. ओके, तो नेचुरल रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें सल्फर को ऐड कर देते हैं, लगभग 5% सल्फर। बनने वाले को कहते हैं वल्कनाइज्ड रबर, काफी स्ट्रांग होती है। और जब सल्फर का परसेंटेज 20% के अल्ले पल्ले पहुंच जाता है, तब हम वल्कनाइज्ड रबर को कहने लगते हैं इबोनाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रबर। आप पॉलीमर वाले चैप्टर में इसको लिख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आज का टॉपिक है, दैट इज प्यूरिफिकेशन। ओके, अब हम लोग को पढ़ना था प्यूरिफिकेशन। रबर खत्म कर लिया, एक छोटा सा टॉपिक था खत्म हो गया। देखते हैं प्यूरिफिकेशन। व्हाट इज प्यूरिफिकेशन? एक सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंप्योरिटी को अलग करना इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। लिखना कुछ भी नहीं है, सीट में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। मेथड यूज टू रिमूव impurity from an organic compound is called purification. तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंप्योरिटी को अलग करना क्या कहलाता है? प्यूरिफिकेशन। अब हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड हैं इंप्योरिटी को अलग करने के, कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के। फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्लिमेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है। अब कौन सा मेथड हम यूज करें इंप्योरिटी को अलग करने के लिए, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। विच मेथड इज यूज्ड डिपेंड्स ऑन, दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपको प्यूरिफाई करना है, और दूसरा नेचर ऑफ इंप्योरिटी
जिसको आपको हटाना है। क्वेश्चन ये आ सकता है मेडिकल में कि विच मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्यूरिफाइड, ऑप्शन बी नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम क्या टिक करेंगे? बोथ ऑफ दिस। तो कौन सा मेथड यूज करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको प्यूरिफाई करना है उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा और जो उसके अंदर इंप्योरिटी है उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। अब सुनना, मान लो हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर लिया, तो मन में क्वेश्चन उठता है कि क्या ये 100% प्यूरिफाई हुआ या अभी भी इसके अंदर इंप्योरिटी है? यस, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने प्यूरिफाई किया, हम चेक करेंगे कि क्या वो 100% प्यूरिफाई हुआ या नहीं हुआ। दैट इज हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी का। बुकलेट आपके पास है, इस पॉइंट को और पढ़ लो, फिर हम लोग बुकलेट से इसको रीड करेंगे। जो चीजें बुकलेट में नहीं लिखी होंगी मैं बोलूंगा, आप वहां लिखेंगे। अपने मन से कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ देखो। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई किया, क्या वो 100% प्योर हुआ? तो आओ जरा चेक करें। तो प्योरिटी को चेक करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये सिर्फ नाम आपको याद रखना है, आपके कोर्स में नहीं है। बहुत प्रकार का होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एमएससी में पढ़ाया जाता है, आपके लिए कोई यूज का नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्योरिटी को चेक करने का एक तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और कैसे चेक कर सकते हैं प्योरिटी को हम? हमारे पास एक तरीका और है, क्रोमैटोग्राफी, और एक तरीका हमारे पास और है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये 3 तरीके, इसको पढ़ना नहीं है। क्रोमैटोग्राफी इसी चैप्टर में लास्ट में बताऊंगा। दिस इज द मोस्ट एडवांस टेक्निक, दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल टेक्निक डेवलप्ड बाय टी स्वेट। ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब बुकलेट में लिखा हुआ है। हाँ, बात करते हैं ये मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, आप एक बात सुनिए, जब कोई कंपाउंड 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं कि तीखा होता है, पैना होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको गर्म करते करते 120 पर पहुंचेंगे तभी ये लिक्विफाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 70 डिग्री पे गर्म कर रहे हो, 90 डिग्री पे गर्म कर रहे हो, ये लिक्विफाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो भी प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होते हैं। ठीक, अब जब मेरी बात सुनना, जब भी किसी कंपाउंड में इंप्योरिटी आती है तो यूजली बेटा इंप्योरिटी डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। सवाल है सर ऐसा क्यों? एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में बदलना। सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं। क्लोज पैकिंग जितनी अच्छी होगी उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। समझेंगे ना मेरी बात? जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे ये 2 हाथ हैं और मैंने इन दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दिया, तो ये जो पकड़ है बहुत मजबूत पकड़ है, इसको अलग करने में बहुत ताकत लगेगी। अब जरा सोचो, अगर इन सांसों के बीच में हम पेन डाल दें, ऐसे करके पेन फंसा दें, तो जब पेन फंसाएंगे तो ग्रिपिंग क्या होगी? कमजोर होगी। और ग्रिपिंग जब कमजोर हो गई तो आराम से दोनों हाथ क्या हो गए? अलग हो गए। यस, यही काम होता है इंप्योरिटी का। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% प्योर होता है तो पैकिंग इज लाइक दिस।
और जब हम लोग उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इम्प्योरिटी बीच बीच में फंस कर इस पैकिंग को लूज कर देता है, और पैकिंग लूज होने से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इम्प्योरिटी, मैं जहां बताऊंगा वहां लिखना, अब इसे देखो, इम्प्योरिटी डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अभी मैंने मिक्स मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं समझाया, अभी तो मैं बस ये कहना चाहता था प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होते हैं, और जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में गंदगी आ जाती है, इंप्योरिटी आ जाती है, तो वो उसकी पैकिंग को लूज कर देती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, और इससे हम कैसे चेक करते हैं कि वो कंपाउंड प्यूरिफाई हुआ या नहीं हुआ। तो मेरी बात समझना, मान लो ये प्यूरिफाइड कंपाउंड है जिसको तुमने प्यूरिफाई करके रखा है, हमें चेक करना था कि ये 100% प्योर है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सुनना, इस प्यूरिफाइड कंपाउंड में हम इसी कंपाउंड के 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाएंगे। मिलाया और ये क्या तैयार हो गया, एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। अगर इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वही रहा जो 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, इट मींस दिस इज 100% प्योर। और अगर इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट प्योर कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट से कुछ कम हो गया, इट मींस इसके अंदर क्या उपस्थित है, इंप्योरिटी उपस्थित है। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो इफ मेल्टिंग पॉइंट remain same, if melting point remains same, then compound get 100% pure. और and if जगह नहीं है, आप इसी कंटिन्यू लिखिएगा हम जब बताएंगे, एंड इफ मेल्टिंग पॉइंट लिटिल डिक्रीजेस, इट मीन्स कंपाउंड इज नॉट 100% प्योर। ओके, तो मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान सुनना, फिर से बताएंगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंप्योरिटी को अलग करना कहलाता है प्यूरिफिकेशन। हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, हम किस मेथड का इस्तेमाल करें ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर और नेचर ऑफ इंप्योरिटी पर। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि हमने जिसको प्यूरिफाई किया वो 100% प्यूरिफाई हुआ या नहीं हुआ, इसे कैसे चेक करें। तीन तरीके हमारे पास है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हमारे पास है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड हमारे पास है, और मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हमें पढ़ना नहीं है, बस याद रखिए। क्रोमेटोग्राफी मेथड इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ाऊंगा। बात आती है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सुनना। यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि इम्प्योरिटी डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। क्या सीखा, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज पैकिंग बहुत ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। इम्प्योरिटी बीच बीच में आ जाएगा, पैकिंग लूज हो जाएगा, पैकिंग लूज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अब सवाल था मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हमने क्या किया, जिस सब्सटेंस को प्यूरिफाई किया उसको लिया और उसमें उसी के 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालकर एक मिक्सचर तैयार कर लिया। अब इस मिक्सचर का हम मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट
प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर आया तो ये 100% प्योर माना जाएगा, और अगर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया तो ये इम्प्योर माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? शीट खोलो, शीट खोलेंगे सब लोग, देखो शीट में पहला पॉइंट लिखा, वेरियस मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड एंड नेचर ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। दूसरा पॉइंट है क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी। क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी में आपके पास लिखा हुआ है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। आप क्या करेंगे, इसी पेज के हाशिए पर ये पॉइंट लिखो, लिखो इसी पेज के हाशिए पे लिखो, इम्प्योरिटी डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। राइट, नेक्स्ट जहां पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी, उसी के आगे जगह खाली पड़ी हुई है, उस खाली जगह में ऐसे करके ये पूरा प्रोग्राम लिख लो, थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा, ये पूरा प्रोग्राम लिखिए, एक ही लाइन में लिख डालिए, प्यूरिफाइड कंपाउंड प्लस 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्सचर बनाया, इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, इफ मेल्टिंग पॉइंट रिमेन सेम देन कंपाउंड इज 100% प्योर। कंटिन्यू करिए, इफ मेल्टिंग पॉइंट लिटिल डिक्रीजेस इट मींस कंपाउंड इज नॉट 100% प्योर। राइट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया है तो एक क्वेश्चन हम आपको इस पे कराना चाहेंगे। एक बात सुनो, जो भी क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में कराऊं, किसी फेयर कॉपी से एक पेज निकाल लीजिएगा, वो क्वेश्चन उसी पेज पर लिखिएगा और बीच में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, अगर मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहे हैं। एक क्वेश्चन है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, एक क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन लिखिए, टू प्योर organic solids are mixed in 1:1 ratio. Full stop. The formed mixture have same melting point. This means to sample contain, पहला ऑप्शन है डिफरेंट कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा जरा, दूसरा ऑप्शन है सेम कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है आइसोमेरिक कंपाउंड, और चौथा ऑप्शन है आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड। अब मेरी बात सुनना, देखो हमने दो लोगों को मिलाया, अब दो लोगों को मिलाने पर जो मिक्सचर तैयार हुआ, एग्जामिनर बोल रहा है कि उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वही है जो उन सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है इसमें इंप्योरिटी है ही नहीं, और जब इंप्योरिटी है ही नहीं इसका मतलब ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, सेम होंगे। जब दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम होंगे तभी तो इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा जो ऑर्गेनिक सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट है। तो इट मींस द आंसर शुड बी सेम कंपाउंड।
एक बात सुनो बेटा, एक बात सुनो। मान लो एक प्योर कंपाउंड है, लिखा प्योर ए है और एक मेरे पास प्योर बी है। तुमने इन दोनों को मिलाया, समझा मेरी बात? तो जब आपने इसको मिलाया तो अब इस ए के लिए बी इंप्योरिटी हो गई और इस बी के लिए ए इंप्योरिटी हो गई। तो हम तो यही कहेंगे ना कि ये मिक्सचर हमारा कैसा है, इम्प्योर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाया और मिलाने पर जो मिक्सचर बना उसका मेल्टिंग पॉइंट वही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सैंपल प्योर हो, और ये सैंपल प्योर तभी हो सकता है जब या तो ये दोनों ए हो और या फिर ये दोनों बी भी। इट मीन्स बोथ कंपाउंड आर द सेम कंपाउंड। क्लियर? इसको लिख लीजिएगा। अब इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इन above question, if melting point of mixture is lower by 15 degrees Celsius, then the two sample contain समझ तो गए होगे, मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, इसका मतलब जो मिक्सचर है वो इम्प्योर है, और मिक्सचर इम्प्योर का मतलब है दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग होंगे। ऑप्शन चारों वही है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऑप्शन जगह नहीं है। डिफरेंट कंपाउंड, सेम कंपाउंड, आइसोमेरिक कंपाउंड, आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड, एंड द आंसर इज डिफरेंट कंपाउंड। बड़ा बड़ा क्लियर हो रही है? तो एक बार फिर से, प्यूरिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंप्योरिटी को अलग करना प्यूरिफिकेशन कहलाता है। कौन सा मेथड यूज करें ये दो बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और नेचर ऑफ इंप्योरिटी क्या है। अब बात करें कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी, हम कैसे चेक करेंगे हमारा प्यूरिफिकेशन 100% हुआ या नहीं हुआ। तीन तरीके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, क्रोमेटोग्राफी वाला तरीका है, और मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट वाला तरीका है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमें पढ़ना नहीं है, क्रोमेटोग्राफी इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे। बात आती है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सुनिए बेटा, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होते हैं। जब उसमें कोई इंप्योरिटी आ जाती है, इंप्योरिटी बीच बीच में जाकर उसकी क्लोज पैकिंग को लूज कर देती है, क्लोज पैकिंग लूज होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। मतलब इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड से कम होता है। हमने क्या किया, जिस कंपाउंड को हमने प्यूरिफाई किया उसको लिया, उसमें उसी के 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया। अब इस मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व किया। अगर मेल्टिंग पॉइंट वही रहा जो 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, इट मींस सैंपल गेट 100% प्यूरिफाइड। और अगर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो गया, इट मीन सैंपल इज स्टिल इम्प्योर। इसी चीज पर मिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर मैंने दो क्वेश्चन कराए कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाया, मिलाने पर एक मिक्सचर बना, मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये मिक्सचर क्या है, प्योर है। ये प्योर कब हो सकता है, जब दोनों कंपाउंड कैसे हो, सेम हो। अगर मिलाने पर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये इम्प्योर है, और इम्प्योर ये तभी होगा जब ये अलग हो और ये अलग हो, डिफरेंट कंपाउंड। ओके, चलिए इसके बाद अब हम लोग 1 बाय 1 सारे मेथड को पढ़ेंगे। क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी हो गया, इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 सारे मेथड को। मेरे ख्याल से आपकी कॉपी में पहला मेथड लिखा हुआ है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सब्लिमेशन आपको मालूम होगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉलिड
ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो डायरेक्ट वेपर फेज में बदल जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और ऐसे सॉलिड कहलाते हैं सबलाइन सॉलिड। हेंस दे आर कॉल्ड सबलाइन सॉलिड। क्लियर? तो अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉलिड है, ऑर्गेनिक सॉलिड सबलाइन हो और उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटी नॉन सबलाइन हो, तब हम सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्या होगा। हम उस मिक्सचर को गर्म करेंगे, ऑर्गेनिक सॉलिड कैसा है बोलो, सबलाइन में, वेपर में चला जाएगा, इंप्योरिटी नॉन सबलाइन में वहीं पे रहेगा, ऑर्गेनिक सॉलिड अलग हो गया, इंप्योरिटी अलग हो गया। तो सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे जब एक कंपोनेंट हो सबलाइन और दूसरा कंपोनेंट हो नॉन सबलाइन, राइट। मैं यहां पर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सबलाइन सॉलिड बताना चाहूंगा। आपके बुकलेट में सब लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा होगा जब मैं कहूंगा तब लिखना। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजोइक एसिड, नैप्थेलीन, ये याद करना है बेटा, एंथ्रासीन, कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर, ये सब सबलाइन सॉलिड है। और भी एग्जांपल है, सेल अमोनिएक, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, और जैसे आप ले सकते हैं HgCl2, कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट आप ले सकते हैं, और आयोडीन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सैलिसिलिक एसिड, these are the few example of sublime solid। ओके, तो ध्यान रखने का बेटा, बेंजोइक एसिड सबलाइन सॉलिड है, इसमें उपस्थित इंप्योरिटी क्या होनी चाहिए, नॉन सबलाइन, तब आप बेंजोइक एसिड को प्यूरिफाई करोगे बाय सब्लिमेशन। बी केयरफुल। मान लो तुम्हारे पास एक मिक्सचर है जिसमें बेंजोइक एसिड पड़ा है और नैप्थेलीन पड़ा है, तो क्या अब सब्लिमेशन यूज करोगे? नहीं, अब तो दोनों के दोनों सबलाइन सॉलिड है, एक सबलाइन दूसरा नॉन सबलाइन, तब इस्तेमाल करेंगे सब्लिमेशन। एग्जांपल बेंजोइक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, नौसादर, कोरोसिव सब्लिमेट और आयोडीन। मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आयोडीन मिक्स्ड विद सैंड, सैंड मीन्स बालू, बालू में आयोडीन पड़ा है, बताओ इन दोनों को कैसे अलग करोगे? यस, सब्लिमेशन। क्यों? बालू सबलाइन सॉलिड नहीं होता, लेकिन आयोडीन सबलाइन सॉलिड होता है। सब्लिमेशन कराओगे, बालू वहीं पे रह जाएगा, आयोडीन वेपोराइज होकर अलग हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ सबलाइन सॉलिड। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है अबाउट दिस कैम्फर। कैम्फर का फार्मूला तो काफी बड़ा फार्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है, C2Cl6, ईथेन के सारे हाइड्रोजनों को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। व्हाट इज ईथेन? C2H6, 6 हाइड्रोजनों को 6 क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपको जान की खुशी होगी कि इसका जो स्मेल होता है वो कपूर के जैसा होता है। ओके, कैम्फर लाइक ऑर्डर, कैम्फर लाइक ऑर्डर। ओके, अब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आओ एक बार बुकलेट से पढ़ लेते हैं, ठीक है, सबकी नजर बुकलेट पर। सब्लिमेशन, सम सॉलिड सब्सटेंस, ध्यान रखिएगा, सब्लिमेशन इज फॉर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली। सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट called sublime solid. This technology is used to separate sublimable compound from non-sublimable compound. कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बेंजोइक एसिड, नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर,
आर फ्यू सबलाइम सॉलिड। आप उसी के आगे या उसके नीचे कुछ ऐड कर लें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा है, इसको लिख लो। आयोडीन नहीं लिखा है, इसको लिख लो। कोरोसिव सब्लिमेट नहीं लिखा है, नौसादर नहीं लिखा है, ये 4 एग्जाम्पल नहीं लिखे, उसी के नीचे ऐड कर लो। ओके। और अगर जगह हो तो इसी पेज के हाशिए पर ये लिख लो, इसी पेज के हाशिए पर ये लिख लो। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्लिमेशन हो गया। रब कर दे रहा हूं, तो जब तक मैं रब कर रहा हूं मैं अपनी बातों को बोल रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से इम्प्योरिटी को अलग करना कहलाता है प्यूरिफिकेशन। कौन सा मेथड यूज करोगे 2 बातों पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। कैसे चेक करें हमने 100% प्यूरिफाई किया या नहीं किया? हमारे पास 3 तरीके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, क्रोमेटोग्राफी वाला तरीका है और मिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इम्प्योरिटी क्लोज पैकिंग को लूज कर देती है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है। जिसको प्यूरिफाई आपने किया उसमें उसी का 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाओ और एक मिक्सचर बनाओ। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वही रहा तो ये 100% प्योर है, घट गया तो ये इम्प्योर माना जाएगा। पहला तरीका हम लोगों ने देखा सब्लिमेशन। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सबलाइम एंड इम्प्योरिटी इज नॉन सबलाइम देन वी यूज सब्लिमेशन। सबलाइम सॉलिड वो होते हैं जिनको गर्म करने पर बिना लिक्विड स्टेट में बदले डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल बेंजोइक एसिड हो गया, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, आयोडीन, कोरोसिव सब्लिमेट, नौसादर एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ सबलाइम सॉलिड। क्वेश्चन आ गया, बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन का एक मिक्सचर है, बताओ कैसे सेपरेट करोगे? बोलो। सब्लिमेशन नहीं कर सकते सब्लिमेशन, क्योंकि दोनों के दोनों सबलाइम सॉलिड। हाँ, सवाल ये आ जाए आयोडीन में बालू मिली हुई है, बताओ कैसे सेपरेट करो? हाँ, तब सब्लिमेशन लगाएंगे क्योंकि बालू नॉन सबलाइम है और आयोडीन सबलाइम, राइट। दूसरा बेटा मेथड हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। ये भी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। क्रिस्टलाइजेशन सुनिए, सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि फॉर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेशन भी सॉलिड के लिए होता है और क्रिस्टलाइजेशन भी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है। अब क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? एक पॉइंट आपको लिखना नहीं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस in solubility of organic compound and impurity in a suitable solvent। अंडरलाइन करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्यूरिफिकेशन मेथड है जो सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें उपस्थित इंप्योरिटी, इन दोनों का सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा है, सर ये सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? क्या हर सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, क्रिस्टलाइजेशन में पर्टिकुलर सॉल्वेंट ही इस्तेमाल होगा। सर हम कैसे पहचान लें कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा? सुनो, सुटेबल सॉल्वेंट की 2 कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर इम्प्योरिटी, इनसॉल्युबल हो तो बहुत ही अच्छा, या थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाए तो भी चलेगा। पहला कैरेक्टर इम्प्योरिटी, इनसॉल्युबल हो या फिर लेस सॉल्युबल। और दूसरा कैरेक्टर है
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर दैट इज लो टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे लेस सॉल्युबल हो, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही झेल के सॉल्युबल। तो ऐसे सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल करते हैं इन क्रिस्टलाइजेशन। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब है कि वो दो बातें फॉलो करे, इम्प्योरिटी बोलो इनसॉल्युबल हो या कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल हो, और प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे ठीक ठाक सॉल्युबल हो, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही झेल के सॉल्युबल। दैट सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। तो सर एक बात बस ये समझ में नहीं आई, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो, चलो ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल है और टेम्परेचर बढ़ाते ही झेल के सॉल्युबल हो जाए, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? वेरी सिंपल। सोचो, जो चीज टेम्परेचर बढ़ाने पर जितनी तेजी से डिसॉल्व होगी, टेम्परेचर कम करोगे, सिस्टम ठंडा करोगे, तो उतनी ही तेजी से क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगी। यस, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअली बेटा, कि सुटेबल सॉल्वेंट हम ऐसा क्यों लेते हैं, रीजन सेम है कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाना। क्रिस्टल मतलब जैसे शक्कर के दाने देखते हो, क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाना, मिश्री और बड़े बड़े क्रिस्टल हो जाते हैं। तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑन हीटिंग। जो चीज गर्म करने पर जितनी तेजी से डिसॉल्व होती है ना यार, वो चीज ठंडा करने पर उतनी ही तेजी से क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाती है, उतनी ही तेजी से सॉल्यूशन को छोड़कर अलग हो जाती है। इसीलिए हम लोग ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे हल्का फुल्का सॉल्वेंट हो, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया झेल के डिसॉल्व होगा। क्लियर? क्यों ऐसा? टेम्परेचर बढ़ाने पर जो चीज इतनी तेजी से डिसॉल्व होगी, ठंडा करने पर वो चीज उतनी तेजी से क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगी और इंप्योरिटी वहीं पर पड़ी रहेगी। इसी फिनोमिना को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। राइट बेटा? तो किसके लिए करते हैं पढ़ लेते हैं, आओ एक बार नोट्स देख लिया जाए। तो क्रिस्टलाइजेशन पहला पॉइंट लिखा है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट क्या होता है ये भी लिखा हुआ है। सुटेबल सॉल्वेंट इज दैट इन विच कंपाउंड इज स्प्रैंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर बट हाईली सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर and impurities are insoluble or less soluble. राइट? अब सवाल ये है, ये वाला पॉइंट कहां लिखोगे? सुनो मेरी बात, जहां पर हेडिंग पड़ी है ना क्रिस्टलाइजेशन, उसी के थोड़ा आगे देखो, उसी लाइन के आगे जगह खाली पड़ी है, वहां पे लिखो। लिख लिया? सुन बेटा, अब इसके एग्जांपल भी पढ़ लेंगे। इसी के ऊपर एक एम्स में क्वेश्चन पूछा गया, देख लो। क्वेश्चन कहां पर लिखोगे? जो पन्ना आप अलग से चिपका रहे हैं, क्वेश्चन सारे वहीं पर लिखिएगा, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है। एक क्वेश्चन बेटा एम्स में आया, विच solid is first crystallizes on cooling। समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्रिस्टलाइज कौन होगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत तेजी से बढ़ रही हो।
उन्होंने ग्राफ आपको दिया था, दिस ग्राफ इज बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। जैसे ये कुछ ऐसे करके उन्होंने ग्राफ दिए थे। ये मान लो ए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है और ये डी के लिए है। ऑप्शन थे ए, बी, सी और डी। तो जल्दी बताओ इन चारों ऑर्गेनिक सॉलिड में वो कौन सा होगा जो ठंडा करने पर सबसे जल्दी क्रिस्टल के रूप में अलग हो? बताओ। डी। क्यों? क्योंकि आप देखो डी का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो जो जितनी तेजी से डिसॉल्व होगा ठंडा करने पर वो उतनी तेजी से क्रिस्टल के रूप में अलग होगा। सो द आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट उसको पेज पे लिख लीजिए, क्वेश्चन वाले पेज पर लिखिएगा इसको। डी का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो जब इस सिस्टम का टेम्परेचर कम करोगे तो डी उतनी ही तेजी से क्रिस्टल के रूप में अलग होगा। तो सबसे जल्दी क्रिस्टल इन चारों में किसके बनेंगे? बोलो। डी के बनेंगे। राइट, नेक्स्ट वापस से हम लोग बुकलेट देख लेते हैं। दो एग्जांपल लिखे हुए हैं क्रिस्टलाइजेशन के। सुगर मिक्स्ड विथ कॉमन सॉल्ट कैन बी प्यूरिफाइड with ethanol. Yes. Yes. Sugar with common salt. This mixture can be separated with the help of ethanol. रिमेंबर, उसी लाइन के आगे कर लो, नॉट बाई वाटर। मतलब सॉल्वेंट क्या ले सकते हो? अल्कोहल ले सकते हो, वाटर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वाटर? भैया वाटर में नमक भी घुल जाएगा, वाटर में शक्कर भी घुल जाएगा। जबकि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाए लेकिन इंप्योरिटी डिसॉल्व ना हो। नमक भी पानी में घुल जाएगा, शक्कर भी पानी में घुल जाएगा, इसलिए आप वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो शुगर और नमक के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? इथेनॉल दैट इज एथिल अल्कोहल, एंड एथिल अल्कोहल इज ए कोवेलेंट, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा लेकिन NaCl डिसॉल्व नहीं होगा। जब आप गर्म करोगे शक्कर इसमें झेल के डिसॉल्व हो जाएगी, नमक डिसॉल्व नहीं होगा। ठंडा करोगे शक्कर के क्रिस्टल अलग हो जाएंगे, शक्कर अलग, नमक अलग। इज इट क्लियर? सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लिखा है, बेंजोइक एसिड विद नैप्थेलीन। देख लो, क्या सब्लिमेशन से इन दोनों को अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये भी सबलाइम सॉलिड है और ये भी सबलाइम सॉलिड है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन यूजिंग हॉट वाटर। उसी के आगे लिख लो, कंटिन्यू कर लो, बेंजोइक एसिड फ्रॉम नैप्थेलीन, आगे लिखो यूजिंग हॉट वाटर। अगेन रीजन देखिए बेटा, बेंजोइक एसिड, उम्मीद है सबको इसका फार्मूला मालूम है। ये बेंजोइक एसिड है और वो नैप्थेलीन है। कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? कुछ याद है? 3। नंबर ऑफ रिंग +1। खैर, कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में किसी ने बताया होगा। अब क्या देखो ना, बेंजोइक एसिड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ ये क्या हो गया? डिसॉल्व। और ये क्या है? कोवेलेंट, और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो जैसे तुम गर्म करोगे ना
बेंजोइक एसिड तेजी से डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब ठंडा करोगे तो बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल उतनी तेजी से अलग हो जाएंगे। बेंजोइक एसिड अलग, नेफ्थलीन अलग। राइट बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा। शुगर को नमक से अलग करेंगे यूजिंग इथेनॉल, नॉट बाई वाटर, क्योंकि वाटर में दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि अल्कोहल में शुगर डिसॉल्व होगा, नमक डिसॉल्व नहीं होगा। बेंजोइक एसिड को नेफ्थलीन से अलग करेंगे यूजिंग हॉट वाटर। हॉट वाटर में बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, नेफ्थलीन कोवेलेंट है, डिसॉल्व नहीं होगा। ठंडा करोगे बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल अलग हो जाएंगे, दोनों को दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। राइट, सुनो बेटा, एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन पूछा था। उसका इस चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है सवाल अच्छा था, तो मैं करवाना चाहूंगा। उसी क्वेश्चन वाले पेज पर लिखिएगा। अलग कर दे बेटा, अलग कर दे। तो बताओ कितने मेथड पढ़ लिए तुम लोगों ने, बोला करो। सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन कब यूज करोगे, एक कंपोनेंटो सब्लाइम, दूसरा कंपोनेंटो नॉन सब्लाइम। क्रिस्टलाइजेशन कब यूज करोगे, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटी दोनों की सॉल्युबिलिटी में क्या हो, डिफरेंस हो। इन ऑल सॉल्वेंट और पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट। शुगर को नमक से अलग किया, पानी से या अल्कोहल से, अल्कोहल से। बेंजोइक एसिड को नेफ्थलीन से अलग किया, गर्म पानी या ठंडा पानी, गर्म पानी। एक क्वेश्चन मेरे पास और आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, मैं करवाना चाहूंगा। लिखिए, 2 ग्राम, 4 ग्राम and 6 gram of a non-volatile solute। नॉन वोलेटाइल का मतलब सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने हमसे पढ़ा होगा, जो वेपोराइज ना हो सके, जैसे यूरिया, जैसे शुगर, जैसे नमक, दे ऑल आर नॉन वोलेटाइल। ब्रैकेट में दिया गया है, इस नॉन वोलेटाइल की सॉल्युबिलिटी दी गई है 4 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। dissolve separately in 100 gram water and form 3 solutions: X, Y and Z. First, what is order of their ऑस्मोटिक प्रेशर? सवाल कुछ भी बना सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ सकते हैं, वेपर प्रेशर पूछ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन वाले चैप्टर का टच है। सवाल अच्छा है तो मैं यहीं पर करा दे रहा हूं। ओके, अब नजर सामने रखो और देखो। देखो क्या है, दो बातें। सॉल्युबिलिटी, यहां से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो उसमें उस सॉल्यूट का मैक्सिमम 4 ग्राम घोला जा सकता है। 2 ग्राम घोलो घुल जाएगा, 3 ग्राम घोलो घुल जाएगा, 4 ग्राम घोलो घुल जाएगा, लेकिन 5 ग्राम घोलोगे तो 4 ही ग्राम घुलेगा। जो 1 ग्राम बच गया वो तली में जाकर बैठ जाएगा। ये मतलब है इस पॉइंट का। 4 ग्राम सॉल्युबिलिटी है पर 100 ग्राम वाटर, मतलब 100 ग्राम पानी में अधिकतम 4 ग्राम सॉल्यूट को घोला जा सकता है। ठीक, आप तो सुनना, मैं इसको रब कर रहा हूं।
और इस सवाल को अब मैं सिंबलाइज करने जा रहा हूं, ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। सुनना बेटा, इधर देखो, इधर देखो। एक बार आपने 2 ग्राम डिसॉल्व किया है 100 ग्राम वाटर में, सॉल्यूशन क्या बनाया है आपने, एक्स। बोलो बेटा, एक बार आपने क्या किया, 4 ग्राम डिसॉल्व किया है 100 ग्राम वाटर में, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा पूरा। और एक बार आपने क्या किया, 6 ग्राम डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में और एक सॉल्यूशन बनाया जेड। अब सुनो, ये 2 ग्राम पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, ये 2 ग्राम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। 2 ग्राम गेट डिसॉल्व, ये 4 ग्राम भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी है, 4 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, गेट डिसॉल्व। और जल्दी से बताओ, 6 ग्राम डिसॉल्व होगा नहीं, 4 ही ग्राम डिसॉल्व होगा, 2 ग्राम तली में जाकर बैठ जाएगा, ओनली 4 ग्राम गेट डिसॉल्व, और 2 ग्राम जो होगा वो तली में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो, इसकी कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपस में क्या है, बराबर है, और इसकी कंसंट्रेशन जो होगी इन दोनों सॉल्यूशनों से कम होगी। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता? अगर कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो X की कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, लेकिन Y और Z की कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर होगी। बोलो बेटा, आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमसे पढ़ा होगा पाई बराबर CST, पढ़ा है बेटा। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जल्दी से बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या बनेगा, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। दिस इज योर आंसर। कौन सा आंसर सही है, शायद बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने यहां पे क्यों कराया, एक सॉल्युबिलिटी शब्द आया था, अब आयनिक इक्विलिब्रियम जब आएगा तब आएगा। अभी फिलहाल समझ में आया है आपको कि सॉल्युबिलिटी दिया गया था 4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इट मींस 100 ग्राम पानी में अधिकतम 4 ग्राम उस सॉल्यूट को घोला जा सकता है। 4 ग्राम से ज्यादा डालोगे घुलेगा 4 ग्राम, बचा हुआ तली में जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है, इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, और इस वाले से ज्यादा है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सब्लिमेशन खत्म किया, हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन भी खत्म किया, और ये सवाल भी किया। राइट, रन करने जा रहे हैं। वापस से बुकलेट पर आ जाइए। सब्लिमेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। जो जितनी तेजी से बोलो, हमें देखो, जो जितनी तेजी से गर्म करने पर डिसॉल्व होगा वो उतनी तेजी से ठंडा करने पर क्रिस्टल के रूप में अलग होगा। राइट, सॉल्युबिलिटी का मतलब आपने इस क्वेश्चन से देखा कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व किया जा सकता है इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, डिटेल डिस्कशन सॉल्युबिलिटी का आयनिक इक्विलिब्रियम में किया जाएगा। ओके, तो सब्लिमेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तीसरा तरीका हमारे पास है बेटा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये तीसरा तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने का। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि डिस्टिलेशन का मतलब होता है फर्स्ट वेपोराइजेशन, देन
कंडेंसेशन। बेटा वेपोराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड को गर्म करके वेपर में बदलना, और कंडेंसेशन का मतलब होता है ये जो वेपर बनी है इसको ठंडा करके वापस से लिक्विड में बदलना। तो डिस्टिलेशन में हम लोग पहले लिक्विड को गर्म करके वेपोराइज करते हैं और फिर उस वेपर को ठंडा करके हम उसको लिक्विफाई करते हैं। तो दिस टू स्टेप प्रोसेस दैट इज वेपोराइजेशन देन कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन लिक्विड के लिए होता है, यस। सो डिस्टिलेशन इज ओनली फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओनली फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद कर लो, सब्लिमेशन सॉलिड के लिए था, क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड के लिए था, लेकिन डिस्टिलेशन किसके लिए है? लिक्विड के लिए। सबसे पहला काम बुकलेट में देखो, जहां पर डिस्टिलेशन लिखा है उसी के आगे एक लाइन खाली पड़ी है, उसी खाली लाइन में आपको ये लिखना है वेपोराइजेशन देन कंडेंसेशन, और उसी लाइन में आगे लिख दो ओनली फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी लाइन के आगे वेपोराइजेशन देन कंडेंसेशन, और उसी के आगे दबा के लिख देना ओनली फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, आप सुनो बेटा, ये जो डिस्टिलेशन होता है ना, ये भी बहुत प्रकार का है। सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन है और स्टीम डिस्टिलेशन। तो वन बाय वन हम लोग चारों डील करेंगे। पहला है बेटा सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें कोई शक नहीं, सारे डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए होंगे। पहले गर्म करके वेपोराइजेशन होगा, फिर वेपर को ठंडा करके कंडेंसेशन होगा। सिंपल डिस्टिलेशन अब कब इस्तेमाल करते हैं, सुन लो। सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं जब वोलेटाइल लिक्विड हो और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी हो। इट्स वेरी सिंपल। एक लिक्विड है जो वोलेटाइल, मतलब इसको गर्म करने पर वेपोराइज होगा, और उसमें जो गंदगी है वो नॉन वोलेटाइल है, गर्म करने पर वेपर में नहीं बदलेगा। जल्दी से बताओ क्या करोगे? सिंपल डिस्टिलेशन। बताओ बेटा, गर्म कर दो, प्योर लिक्विड वोलेटाइल है, वेपर के रूप में ऊपर चला जाएगा। इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल है, फ्लास्क में रह जाएगा। इस वेपर को कंडेंस करवा लेंगे, प्योर लिक्विड अलग है, इम्प्योरिटी। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन। और इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन इफ बोथ आर volatile with large difference in boiling point। अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। बड़ा डिफरेंस का मतलब है मिनिमम 30 to 50 केल्विन। इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 केल्विन से कम का डिफरेंस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक, आप जरा मेरी बात समझिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर दोनों वोलेटाइल हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो कैसे अलग कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। देखो बेटा, मान लो ये एक हमने फ्लास्क ले लिया, ठीक है, फ्लास्क ले लिया, और इसमें मान लो एक कंपाउंड ए पड़ा है, एक कंपाउंड बी पड़ा है। बताओ बेटा, ए का मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस
बी का मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपने क्या किया, इस फ्लास्क को गर्म किया। गर्म करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचोगे, ए क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। और ए जब वेपराइज होगा, आपको यहां पर ए की वेपर मिल जाएंगी, आप इस ए को कंडेंस कर देंगे, आपको यहां से प्योर ए मिल जाएगा। बताओ बेटा। और जब आप गर्म करते करते 140 पर पहुंचोगे, तो बी जो है वो वेपोराइज होगा, आपको यहां पर बी की वेपर मिलेंगी, आप इस बी का कंडेंसेशन कर देंगे, तो आपको प्योर बी प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल डिस्टिलेशन में ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता। क्यों नहीं टेंशन लेना होता है? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, काफी अच्छा डिफरेंस है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपराइजेशन पहले होगा, कंडेंस किया, प्योर ए अलग। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपराइजेशन बाद में होगा, कंडेंस किया, प्योर भी क्या हो गया, अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल देखो इसके एनसीईआरटी में क्या लिखे, इसका एग्जाम्पल का लर्निंग ट्रिक है ABC। बेटा बोलो क्या ट्रिक है, ABC मीन्स एनिलीन में बेंजीन मिला, दोनों को सेपरेट कर सकते हो, सिंपल डिस्टिलेशन। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर हो, दोनों को अलग कर सकते हो, सिंपल डिस्टिलेशन। एनिलीन या क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर हो, इसको भी सेपरेट कर सकते हो भाई, सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, तो चलो भाई हम लोग पढ़ते हैं, जरा कॉपी पे देखो सब लोग। डिस्टिलेशन के नीचे जो दो बिंदियां लगी हुई हैं, वो एक्चुअली में दोनों बिंदियां सिंपल डिस्टिलेशन की हैं। तो आप चाहें तो दोनों बिंदियों को ऐसे करके किनारे लिख दीजिए, सिंपल डिस्टिलेशन करिए। डिस्टिलेशन के नीचे दो बिंदियां लगी हैं, वो दो बिंदियां एक्चुअली में किसकी हैं, सिंपल डिस्टिलेशन की हैं। ओके, पढ़िए। यूज टू सेपरेट, पहला वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, समझ में आ गया होगा। हमें देख के बताओ, गर्म करने पे कौन उड़ जाएगा, वोलेटाइल, कौन नहीं उड़ेगा, नॉन वोलेटाइल। प्योर लिक्विड अलग, इम्प्योरिटी अलग। दूसरा, टू लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपकी कॉपी में मिनिमम 30 केल्विन लिखा है, आप उसी में डैश लगाकर 50 केल्विन, 30 to 50 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। इससे ज्यादा डिफरेंस है और अच्छा। एग्जाम्पल अभी कॉपी में लिखा है, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन ये लिखा है, बेंजीन प्लस एनिलीन ये लिखा है। हम चाहेंगे आप एक ट्रिक लिख लो ऐसे, ठीक है, बस ये ट्रिक लिख लो। यूज टू सेपरेट के नीचे देखो खाली जगह पड़ी हुई है, उसमें ऐसे लिख लो, बस लिख लिया, देख के बोलो। इस ट्रिक का मतलब क्या, बोलो। एनिलीन प्लस बेंजीन का मिक्सचर सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर भी सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा। आप चाहो तो एक एग्जांपल और लिख सकते हो, ईथर प्लस टोलुइन मिक्सचर, ईथर प्लस टोलुइन मिक्सचर also separated by simple distillation। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन हो गया। लास्ट पॉइंट जो मैंने वहां पे समझाया वही लिखा है, देखिए पढ़िए। ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर, वेपर ऑफ लो बॉइलिंग कंपोनेंट आर फॉर्म फर्स्ट, while of higher boiling component form later। बताओ बेटा, समझ में आया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले बनेगी, पहला फ्रैक्शन किसका मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बाद में फ्रैक्शन, बाद में वेपर किसकी मिलेंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नॉर्मल सी बात है ना, किसी को गर्म करोगे तो पहले 100 डिग्री आएगा कि 140, 100 आएगा ना। तो इसका मतलब पहले वेपराइज कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम। पहले फ्रैक्शन किसका मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम। बाद में वेपराइज कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सेकेंड फ्रैक्शन किसका मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अलग अलग। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन के बाद। इस ग्राफ को, इस चित्र को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जगह भी नहीं है। जो जगह है वो
एक दूसरे फिगर के लिए है। ABC ट्रिक बताई मैंने सिंपल डिस्टिलेशन की, एनिलीन बेंजीन मिक्सचर, बेंजीन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर, एनिलीन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर, और एक चौथा एग्जांपल बताया ईथर और टॉलुइन मिक्सचर। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा डिस्टिलेशन पढ़ने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान से देखो, सामने जो लिखवाना होगा मैं लिखवाऊंगा, अभी सामने देखो। डिस्टिलेशन शब्द आ रहा है, लिक्विड के लिए होगा, वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। मतलब क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? देखो दो बातें यहां पे देखो। सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस था, तो तुमने एक बार वेपोराइजेशन कंडेंसेशन किया, दोनों ऑलमोस्ट अलग अलग हो गए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनके लिए करते हैं व्हेन both are volatile liquid and their boiling point are close. Means minimum difference है 10 केल्विन का। ओहो ओहो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास आ गए हुजूर, इतने पास पास आ गए कि एक बार अगर गर्म करोगे, सिंपल डिस्टिलेशन करोगे, तो ए का वेपर भी बनेगा और बी का वेपर भी बनेगा। कंडेंसेशन करोगे फिर से ए मिल जाएगा और बी मिल जाएगा। मतलब इतना क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होने पर सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कराया जा सकता, हम कराते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक दूसरी खास बात क्या होती है, सुना बेटा, यहां पर जो फ्लास्क होता है उसकी जो गर्दन होती है ना, नेक, वो गर्दन सिंपल डिस्टिलेशन की तरह सपाट नहीं होती है, बल्कि इस गर्दन का नाम होता है फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम। समझ देखेंगे ये फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम का क्या मतलब है। यहां पर बनाए, देखिए ना फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम क्या होता है। अभी सिंपल डिस्टिलेशन में आपने देखा था जो गर्दन था ना वो बिल्कुल फ्लैट था, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप देख रहे हैं कि इसकी जो नेक है ना वो आड़ी तिरछी है, और इसी को हम कहते हैं फ्रैक्सीनेटेड कॉलम। इस आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी गर्दन का काम क्या है ये हमें समझना है। सामने देखो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल जरा समझिएगा, सुनिएगा। इसमें एक ए पड़ा है, एक बी पड़ा है। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट है वेरी क्लोज 70 डिग्री सेल्सियस। अब देखना एग्जाम्पल से, मान लो एक रास्ता है यहां से यहां, एक ये रास्ता है, ठीक है। एक 5-15 साल का जवान लड़का और एक 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति। हमने कहा भाई यहां से यहां चले जाओ। जवान लड़का दौड़ते हुए भलाभन पहुंच गया विद इन मिनट। बुजुर्ग आदमी भी ठीक है थोड़ा देर में पहुंचा, लेकिन चल फिर कर पहुंच गया। मानता हूं मैं ये पहुंच गया होगा 1 मिनट में, और इनको लग गए होंगे लगभग 30 मिनट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दिस इज हाईली एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक, फटाफट पहुंच गया, थोड़ा देर से पहुंच गया कुल मिला के। सोचो यहीं से यहां पर जाना होता, लेकिन रास्ता ये होता ये। और अब हम कहते हैं कि भैया चलो तुम जाओ और तुम जाओ। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। रास्ता आड़ा तिरछा होने से
इसकी तुलना में यहां पर दूरी 10 गुना बढ़ गई। दूरी बढ़ गई तो जो हाईली एनर्जेटिक लड़का था वो तो यहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो बुजुर्ग आदमी था वो चलते 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 बीच किसी रास्ते में थक कर वहीं पर बैठ जाएगा। क्या ये यहां पहुंचेगा? नहीं। यही काम होता है इस फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम का। ये फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम क्या करता है? दूरी को इतना ज्यादा कर देता है, सरफेस एरिया को इतना ज्यादा कर देता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब जिसकी वेपर हाईली एनर्जेटिक है, वो तो एक बार को इस दूरी को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेचारा चलते 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 थक जाता है और थक के वापस लिक्विफाई होकर बर्तन में आ जाता है। यहां पर थकने का मतलब बैठने का नहीं है, थकने का मतलब है कि लिक्विफाई होगा और वापस आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा भी थक कर नीचे आ जाता है, थोड़ा बहुत भी पहुंचता है ऊपर, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। बाबा क्लियर हो रहा है? तो ये वेपर किसका है? ए का है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। वेपर की एनर्जी क्या है? ज्यादा, दौड़ते हुए पार कर गया। ये जो इक्का दुक्का मॉलिक्यूल आपको मिल गए, ये किसके हैं? बी के, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा, एनर्जी क्या है? कम। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल थक कर वापस आ जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं ऊपर। और हम लोग क्या करेंगे? इस मिक्सचर को हम लोग कंडेंस करेंगे, तो यहां पर जो मिक्सचर मिलेगा उसमें ए की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और बी की मात्रा ना के बराबर होगी। फिर से इसका करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 1-2 बार करेंगे और हमें प्योर ए मिल जाएगा। राइट डियर? तो कंडेंस किया, देन अगेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, and finally we get pure A। ओके बेटा, तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है? बताओ। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दूरी को बहुत बढ़ा देता है, सरफेस एरिया बहुत बढ़ा देता है। तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, जिसकी वेपर की एनर्जी ज्यादा थी, वो तो खराक से पार कर जाएगा। लेकिन जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है, उसकी वेपर की एनर्जी कम होती है, चलते 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 थक जाता है और लिक्विफाई होकर वापस से फ्लास्क में आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब पहली बार डिस्टिलेशन आपने करवाया तो आपको ए का वेपर ज्यादा मिलेगा और बी का वेपर हल्का फुल्का मिलेगा। क्यों हल्का फुल्का मिलेगा? क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वापस से फ्लास्क में आ गए। इस मिक्सचर को आपने कंडेंस किया, ए झेल कर है, बी थोड़ा बहुत है, फिर से कराया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्योर ए आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। राइट? इसके 2 एग्जांपल हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। उम्मीद करते हैं ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। ये मैंने क्या समझाया? बड़ा 15 साल का लड़का हाईली एनर्जेटिक और 75 साल का बुजुर्ग आदमी लेस एनर्जेटिक। राइट? हाईली एनर्जेटिक का मतलब लो बॉइलिंग लिक्विड, लेस एनर्जेटिक मतलब हाई बॉइलिंग लिक्विड। अच्छा, 2 बेटा एग्जांपल इसके आपकी कॉपी पे लिखे हुए हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करते हैं मीथेनॉल और एसीटोन के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। और दूसरा का तरीका है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप जानते हो बेटा क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल कच्चा तेल, जो ऑयल वेल से तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल है, इसी में मिट्टी का तेल है, इसी में डीजल है, इसी में केरोसिन ऑयल, सब कुछ इसी में। तो इस क्रूड ऑयल से ये सारे फ्रैक्शन हम अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। राइट? आइए एक बार नोटबुक से पढ़ लिया जाए, फिर जो लिखना होगा हम लिखवा देंगे। नोटबुक देखो बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट हाई, ब्रैकेट में लिखा है मिनिमम 10 केल्विन, देन दिस मेथड इज यूज्ड. In this technique, vapor of liquid mixture are passed through fractionating column. दिखाई पड़ा बेटा? ये देखो, ये आपने फ्लास्क में दोनों रखे थे, गर्म किया, दोनों की वेपर बनी और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हमने इस वेपर को पास किया बिफोर कंडेंसेशन. ठीक. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया सो दैट वेपर ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड condense before the vapor of low boiling liquid. Hence, as these vapor mixture rising up in fractionating column become richer in more volatile component. More volatile का मतलब जिसका boiling point कम है, जिसकी वेपर की एनर्जी ज्यादा है. तो जैसे जैसे ये वेपर ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे ए का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और बी का परसेंटेज घटता जाएगा, क्योंकि ये थक कर कंडेंस हो जाएगा. तो ऊपर पहुंचते पहुंचते भयंकर अमाउंट ए का होगा, बी का अमाउंट ना के बराबर होगा. राइट. एग्जांपल क्या लिखा है? क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड और मेथनॉल प्लस एसीटोन इज सेपरेटेड. सभी लोग सामने देखो. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में राइट में देखिए जगह खाली पड़ी है, पड़ी खाली. इस खाली जगह में आपको ये बनाना है, ये पूरा बनाना है आपको. उस खाली जगह में ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से बना लीजिएगा. ओके, तो बना लिया होगा. तो इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ा. अब सुनो बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक छोटा सा पॉइंट और है. तो सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करोगे? एक कंपोनेंट वोलेटाइल, इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल, या फिर दोनों अगर वोलेटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करोगे? जब दोनों वोलेटाइल हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम हो. राइट. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए. कहां पर लिखेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हेडिंग पड़ी हुई है ना, उसके नीचे थोड़ी जगह खाली पड़ी है नीचे, वहां पे लिखिए. लिखिए, साथ में लिखिए. टू miscible liquid forming, छोटा छोटा लिखिएगा, forming azeotropic mixture oblique constant boiling mixture cannot be separated 100% by fractional distillation. अब कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये ना पूछे क्यों, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है इन द चैप्टर सॉल्यूशन. राइट. जो मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं उन लोगों को 100% सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एग्जाम्पल इसके सब बच्चों को मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूं. इसके एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो याद आ गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एथिल अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है. आप जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे ना बेटा, इसमें कोई शक नहीं, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है, क्योंकि वाटर में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है. तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो ये अल्कोहल प्यूरिफाई होते होते 95.6% तक पहुंच जाता है.
और वाटर की कंसंट्रेशन घटते घटते 4.4% ही रह जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। याद आ गया? सॉल्यूशन में पढ़ाया था बेटा। और इस कंसंट्रेशन पर ये दोनों बना लेते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोले तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। आप इसको अगर एक देहाती भाषा में समझें तो इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कब कर रहे थे? जब बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस हो। जब इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ये दोनों पहुंचे तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए। और जब बॉइलिंग पॉइंट बेटा सेम हो गए तो कितना भी गर्म करते रहो इसको, जितनी वेपर इसकी बनेगी उतनी वेपर इसकी बनेगी। कंडेंसेशन करोगे फिर से यही मिक्सचर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कैन नॉट बी 100% सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सवाल ये है गुरुजी क्या किया जाए? हम करते क्या है बेटा, इसको सेपरेट करने के लिए, ये ऊपर वाला पॉइंट लिख चुके हो, इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक थर्ड कंपोनेंट मिलाते हैं, आइदर बेंजीन और कॉपर सल्फेट, और हम लोग इसका करवाते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। नाउ वी गेट एब्सोल्यूट एल्कोहल। थोड़ा ज्यादा हो गया है, आपके पास जगह नहीं है तो आप थोड़ा देख लो कैसे लिखना है। ये नीचे वाली लाइन में लिखना है। आल्दो ये मेरा लिखवाने का मन नहीं था क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको सॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूं, फिर भी जिन बच्चों ने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है वो इसको वहीं पर नीचे दबाकर लिखें। रेक्टिफाइड स्प्रिट का कंपोजिशन आपके मेडिकल में आता है 95.6% एथिल अल्कोहल, रिमेनिंग इज वाटर। इस कंसंट्रेशन पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं। हमने सॉल्यूशन में और भी लिखवाए हैं, जैसे आपको याद होगा HCl प्लस वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है कब? जब HCl की कंसंट्रेशन होती है 20.2%। HNO3 प्लस वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है कब? जब HNO3 की कंसंट्रेशन होती है 68%। H2SO4 प्लस वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है कब? जब H2SO4 की कंसंट्रेशन होती है 98%। खैर ये वाला बहुत पॉपुलर है, और आप चाहो तो एक ये वाला भी लिख लो, HCl प्लस वाटर 20.2% पर ये भी बनाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। So this is all about the fractional distillation। अब एक बार कॉपी को बंद करो और मुझको देखो। बंद करो, कॉपी लिख लिया? लिख लिया? चलो आ जाओ। देखो बेटा, जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो बिल्कुल भी वीडियो को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, मेरे साथ साथ चीजों को बोलेंगे। ठीक, आ जाओ। हम लोगों ने पढ़ा प्यूरिफिकेशन। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इम्प्योरिटी को सेपरेट करते हैं, फिनोमिना इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। कौन सा मेथड यूज करें ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर क्या है और उसके अंदर उपस्थित इम्प्योरिटी का नेचर क्या है। प्यूरिफाई करने के बाद सवाल ये उठा, क्या ये 100% प्योर हो चुका है? प्योरिटी को चेक करने के 3 तरीके हमारे पास हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, क्रोमेटोग्राफी हमारे पास है, और मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है। मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इम्प्योरिटी जब आती है
तो वो पैकिंग को लूज कर देती है, और जब पैकिंग लूज हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मतलब इंप्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को घटाती है, राइट। अब जिस कंपाउंड को हमने प्यूरिफाई किया, ये रहा, हमने इसी कंपाउंड में इसके 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया, और इस मिक्सचर का हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा। अगर मेल्टिंग पॉइंट वही रहा जो 100% प्योर का है, तो ये कंपाउंड प्यूरिफाई हो चुका है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट इस मिक्सचर का कुछ कम हो गया, तो इसमें इंप्योरिटी उपस्थित है। हमने सबसे पहले पढ़ा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब ऑर्गेनिक सॉलिड सब्लाइम हो और इम्प्योरिटी नॉन सब्लाइम हो। हमने कुछ सब्लाइम सॉलिड के एग्जांपल लिखवा, याद करिए। बेंजोइक एसिड है, नेप्थेलीन है, एंथ्रासीन है, सैलिसिलिक एसिड है, क्रोसिव सब्लिमेट है, नौसादर है, आयोडीन है। बेटा, क्या बेंजोइक एसिड और नेप्थेलीन के मिक्सचर को सब्लिमेशन से अलग करोगे? नहीं नहीं नहीं, दोनों सब्लाइम है। एक सब्लाइम, दूसरा नॉन सब्लाइम। फॉर एग्जांपल आयोडीन और बालू, सब्लिमेशन होगा क्योंकि बालू है नॉन सब्लाइम और आयोडीन है सब्लाइम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी एंड वी यूज ए सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्वेंट जो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो, बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत सॉल्युबल चले, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रूम टेम्परेचर पर लेस सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया झेल के डिसॉल्व हुआ। सवाल ये उठ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर झेल के डिसॉल्व हो गया, इसका क्या फायदा है? तो उत्तर आपको मिला, जो चीज गर्म करने पर जितनी तेजी से डिसॉल्व होती है, ठंडा करने पर उतनी ही तेजी से क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाती है। मतलब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन कूलिंग is directly proportional to rate of dissolution on heating. क्रिस्टलाइजेशन में हम लोगों ने दो एग्जांपल पढ़े। शक्कर में नमक मिला हुआ है, एथिल अल्कोहल की हेल्प से सेपरेट करोगे। अबे बोलो, पानी क्यों नहीं लोगे भैया? अबे पानी ले लोगे तो शक्कर और नमक दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने इसका पढ़ा, बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन यूजिंग हॉट वाटर। बेंजोइक एसिड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, नेप्थलीन डिसॉल्व नहीं होगा। सो क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट बेंजोइक एसिड विद नेप्थलीन या बेंजोइक एसिड विद कैम्फर। क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक। हम लोग बेटा उसके बाद आए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए किया जाता है। इसमें पहले मिक्सचर को गर्म करते हैं, दैट इज वेपोराइजेशन, फिर इस वेपर को ठंडा करते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन चार प्रकार के हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन कब करेंगे? जब लिक्विड हो वोलेटाइल, इंप्योरिटी हो नॉन वोलेटाइल, बल्ले बल्ले गर्म कर दो, लिक्विड वेपोराइज होकर अलग हो गया, इंप्योरिटी नॉन वोलेटाइल है, तली में वहीं पे पड़ा रह गया। और कब यूज करेंगे? जब दोनों के दोनों वोलेटाइल हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में ढेर सारा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है, मिनिमम 30 से 50, उससे ज्यादा हो और अच्छा। हमने इसमें एग्जांपल क्या लिखवाया आपको? एबीसी, एनिलीन बेंजीन का मिक्सचर हो, बेंजीन क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर हो, एनिलीन क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर हो, हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। एक एग्जांपल और लिखवाया, ईथर प्लस टोलुइन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपोराइज जल्दी बनेगी, पहले बनेगी, कंडेंस किया अलग हो गया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वेपर बाद में बनेगी, कंडेंस किया अलग हो गया। अब हम लोग आ गए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में लिटिल डिफरेंस हो, मिनिमम 10 केल्विन का डिफरेंस हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग जो गर्दन होती है फ्लास्क की, जो नेक होती है फ्लास्क की, वो सिंपल ना लेकर फ्रैक्शनेटिंग लेते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है? डिस्टेंस को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, जिसकी वेपर जल्दी बनी, वो तो पार कर जाता है, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर बनेगी कम, जिसकी एनर्जी भी होगी कम, बेचारी चलते चलते थक जाएगी और वापस से कंडेंस होकर फ्लास्क में आ जाएगी। तो इस प्रकार
प्रकार से जैसे जैसे ये वेपर का मिक्सचर ऊपर उठता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी मात्रा कम होती जाती है। हम इस वेपर के मिक्सचर को कंडेंस कर लेते हैं, ए ज्यादा बी कम। फिर से कराएंगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, 2-3 बार कराएंगे, प्योर ए अलग हो जाएगा और बी जो होगा वो अलग हो जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल को अलग करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मेथिल अल्कोहल और एसीटोन के मिक्सचर को अलग करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लास्ट पॉइंट मैंने बताया, जो कंपोनेंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बना लेते हैं, उनको 100% सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पॉइंट पर उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। हम करवाते हैं उनका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बाय एडिंग ए एक्सटर्नल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, इन रेक्टिफाइड स्पिरिट वी ऐड बेंजीन और कॉपर सल्फेट एंड वी डू एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एंड वी गेट एब्सोल्यूट अल्कोहल। हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर खूब पढ़ा रखा है सॉल्यूशन में, यहां पर भी 2 एग्जांपल बता दिए। रेक्टिफाइड स्पिरिट 95.6% एथिल अल्कोहल और HCl प्लस वाटर 20.2% HCl। तो इस प्रकार से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी क्या हुआ, खत्म होता है।